हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो हमारा टॉपिक चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत में एक शुरू में व्यापारी कंपनी बनकर आई और कैसे धीरे धीरे उसने भारत के नवाबों से, राजाओं से यहाँ पर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। और जो धीरे धीरे खंडित भारत की जो खंडित भारत था उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। तो इसी में हमारा जो टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में व्यापार की शुरुआत कैसे करती है, यानी पश्चिमी बंगाल में। बंगाल आज का पश्चिम बंगाल, ये बंगाल जो बांग्लादेश है और जो पश्चिम बंगाल, इसे पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता था, बंगाल कहा जाता था। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री का तात्पर्य होता है अंग्रेजी कंपनी। सन 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई, यानी सबसे पहले अपने अंग्रेज़ों ने जो है फैक्ट्री की शुरुआत कहाँ की, हुगली नदी किनारे, पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी उस किनारे व्यापार की शुरुआत की। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना जो है काम चलाते, अर्थात जो इनका जो पहला दफ्तर था हुगली नदी किनारे, उन्होंने सबसे पहला अपना जो है काम शुरू किया था। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्ट आगे चल के क्या बन गया, फैक्ट्री बन गया। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था, यानी यहाँ पर एक प्रकार से गोदाम था जहाँ पर निर्यात की जाने वाली चीज़ों को यहाँ क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था, जमा किया जाता था। यहीं पर उसके जो हैं दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। ये कह रहा है जैसे जैसे जो है व्यापार फैला, कंपनी ने जो व्यापारी थे उनको फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे वहाँ पर जो है ऑफिस बनने लगे, मकान बनने लगे, फैक्ट्रियाँ बनने लगी। सन 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों ओर एक किला बनाना शुरू कर दिया और 2 साल बाद उसने जो मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की ज़मीन भी खरीद ली। कह रहा है सन 1696 तक इस कंपनी ने आबादी के चारों ओर क्या बंद कर दिया, एक दीवार बंदी कर दी, किला बना दिया, उसको किले में तब्दील कर दिया जिससे कोई भारी व्यक्ति यहाँ पर जो है ना आ सके। उसके बाद 2 साल बाद उसने जो मुग़ल जो अफसर थे, क्योंकि उस समय जो मुग़ल साम्राज्य था अपनी खंडित अवस्था में था, धीरे धीरे वो जो मुग़ल साम्राज्य छीन हो रहा था। उस समय शासक कौन थे, बहादुर शाह जफ़र। तो मुग़ल साम्राज्य के अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव के उन्होंने क्या कर लिया, ज़मीन भी खरीद ली। इनमें से एक गांव था कालीकता, जो बाद में आज का शहर, बड़ा जो शहर है भारत का, किस नाम से जाना जाता है, कोलकाता। तो ये वही शुरू में क्या था, गांव था और धीरे धीरे इस गांव का विस्तार होते हुए आज क्या बन गए, पूरा भारत का एक महानगर है जहां पर करोड़ों की आबादी जो है रहती है। और आज जो भारत की राजधानी, उससे पहले दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी कलकत्ता ही या कोलकाता ही भारत की राजधानी हुआ करती। तो आप इसको अंडरलाइन कर दो, एक गाँव था कालीकता जो बाद में इसका नाम क्या पड़ा, कोलकाता, ये याद रखना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कंपनी ने मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल सम्राट औरंगजेब की इस बात को के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी के बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। यानी उस समय की बात है जिस समय भारत में जो है औरंगजेब का शासन था। तो अंग्रेज़ों ने मुग़ल सम्राट को इस बात के लिए तैयार किया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए, बिना टैक्स दिए उनसे वह व्यापार कर सके भारत में। और इस चीज़ के लिए अंग्रेज़ों ने जो है औरंगजेब से इस चीज़ की इजाज़त ले ली, अर्थात औरंगजेब ने अंग्रेज़ी कंपनी को बिना टैक्स चुकाए व्यापार करने का जो है फरमान जारी कर दिया। और यहीं से ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहीं से उसके व्यापार की जो है शुरुआत होती है। आगे कह रहा है ये कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा रियायत का मतलब होता है छूट हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, यह उन्हें छूट नहीं थी। ये कह रहा है शुरुआत में जो है
केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही शुल्क से जो है मुक्ति मिली थी। जो बाकी जो अफसर थे, अंग्रेजी अफसर जो खुद का व्यापार चलाते थे, उन्हें टैक्स देना पड़ता था, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। ये कह रहा है बाद में अंग्रेजी अफसरों ने भी जो है टैक्स देने से, जो मुगल जो सम्राट था उसको टैक्स देने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में जो राजस्व था, जो आय थी, जो राजकोषीय जो आय थी, उसकी वसूली बहुत कम हो गई। और ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान का विरोध क्यों ना करते। ऐसे में जो बंगाल के जो नवाब थे, वहाँ के जो शासक थे, वो मुर्शिद कुली खान जो थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया। किस बात का विरोध किया कि अंग्रेज़ जो हैं, अंग्रेज़ अफसर व्यापार के लिए जो है टैक्स क्यों नहीं दे रहे। तो आगे कह रहा है ये देखिए, व्यापार से युद्धों तक अगला जो टॉपिक है। अब धीरे जब अंग्रेज़ों ने जब टैक्स देने से मना कर दिया, तो धीरे धीरे जो है बहुत से रियासतों के नवाबों ने इस बात का अंग्रेज़ों से विरोध दर्ज कराया। अब कह रहा है ये 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों में टकराव का काफ़ी बढ़ गया। ये कह रहा है बाद में जो है 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे, उनका टकराव काफ़ी बढ़ गया। बढ़ क्यों गया? क्योंकि जो अंग्रेजी जो कंपनी थी, जो उसके जो अफसर थे, वो टैक्स नहीं दे रहे थे, राजस्व नहीं दे रहे थे, जिससे कि जो बंगाल के नवाब को राजकोषीय जो घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। कल हमने बताया जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुग़ल साम्राज्य बिखरने लगा। यानी दिल्ली में कोई ऐसा शासक नहीं था जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध सके या पूरे भारत पर अपना शासन दिखा सके। तो कह रहा है जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। अर्थात उन्होंने अंग्रेजी जो व्यापार था उसका विरोध करना शुरू कर दिया। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कला खान के बाद वहाँ वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी जो शासक थे अपने आप में शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया, अर्थात रियायत देने से मना कर दिया, और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगने लगे और उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। बंगाल के जो सिराजुद्दौला जो नवाब थे, उन्होंने अंग्रेज़ जो किलेबंदी कर रहे थे कोलकाता गांव में, उसको किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, अर्थात दलील दी, कि उसकी वजह से बंगाल की सरकार को जो राजकोषीय घाटा है वो लगातार कम होता जा रहा है, उसे हानि होती जा रही है, वसूली कम हो रही है, जिससे कि जो सरकार है वो लगातार उसको हानि हो रही है। आगे कह रहा है ये, और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। और क्या उन्होंने दलील दी, अभी जो अंग्रेजी सरकार जो टैक्स नहीं चुका रही, इससे क्या हो रहा है, जो नवाब थे बंगाल की, उनकी लगातार जो ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। फिर से देखिए लाइन को, उन्होंने उसके अफसरों ने, किसके अफसरों ने, अंग्रेज़ों के अफसरों ने अपमानजनक जो सिराजुद्दौला के जो हैं को चिट्ठियाँ लिखी और नवाब और उसके अधिकारियों को उनको अपमानित करने का प्रयास किया। किसने किया? अंग्रेज़ों ने जो है सिराजुद्दौला और उसके जो शासक थे, जो उसके अफसर थे, उनको अपमानित करने का प्रयास किया और राजस्व देने से इनकार कर दिया। और इसी का परिणाम ये हुआ कि जो है युद्ध का, जो पलासी की युद्ध की शुरुआत जो है यहीं से ही मानी जाती है। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। दूसरी तरफ अंग्रेजी कंपनी का कहना था जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी जो बेतुकी मांग है, मांगों से जो अंग्रेजी जो कंपनी उनका व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले।
कंपनी को इस बात का यकीन था, कौन सी कंपनी ने, अंग्रेज़ों ईस्ट इंडिया कंपनी था ही, उसको इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, सैनिक बढ़ाने होंगे, किलेबंदी मजबूत करनी होगी, आबादी बढ़ानी होगी और गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनः निर्माण करना होगा। और ये जो टकराव है अंग्रेज़ों के बीच में और बंगाल के नवाब के बीच में, ये दिनों दिन जो टकराव गंभीर होते चले गए और अंततः इन टकरावों का परिणित प्लासी की युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अर्थात ये टकराव इतने बढ़ गए कि आगे जाके प्लासी के युद्ध के रूप में ने जो है परिणाम सामने आया। तो आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम प्लासी के युद्ध के बारे में आपको जो है बात करेंगे, पढ़ाएंगे। आशा करता हूँ आपको जो है पढ़ाया हमने आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।